हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज नेशन। मैं सौरभ आर्य आप सबका वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पे। जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं इकोनॉमिक्स का कंप्लीट टर्म वन का सिलेबस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, तो मैं अपने प्रॉमिस को पूरा कर रहा हूं। आज हम शुरू कर रहे हैं पहला चैप्टर मनी। मनी एंड बैंकिंग आपने देखा होगा जब मैंने सिलेबस दिखाया था आपको, या फिर आपको पता होगा मनी एंड बैंकिंग पहला ही टॉपिक है। मनी और बैंकिंग दो अलग कंसेप्ट हैं, इसीलिए हम उसको दो अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन बिल्कुल कोर्स से पढ़ेंगे। मतलब जीरो से। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हो, तो भी आपको समझ में आएगा, आप बस फॉलो करो। ठीक है। मेरा नाम है सौरभ आर्य। मैं आज हम शुरू कर रहे हैं मनी को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये आपको दिख रहा होगा, मैं एक बुक को फॉलो कर रहा हूँ, वीके की बुक है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक को पढ़ सकते हो। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए या इस बुक ये बुक नहीं है आपके पास, आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल नॉलेज नेशन ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं अपने नोट्स और इसके पीडीएफ सभी चीजें डाल दूंगा। जितने भी अपडेट, जितने भी पीडीएफ आएंगे, सभी आपको वहीं मिलेंगे। तो आप आराम से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं चीजों को। ठीक है, बुक रीडिंग करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ बहुत सारे टीचर सिर्फ नोट्स से पढ़ाते हैं। नोट्स आपको रिमाइंड करवाता है, रिवाइज करने के लिए यूजफुल होता है, क्योंकि नोट्स में चीजें शॉर्ट में लिखी होती है। ठीक है, बुक्स में डिस्क्रिप्शन। अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो आपको बुक रीडिंग आना चाहिए, और बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th के बाद आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को अपियर करो, या फिर बैंकिंग या फिर एसएससी, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को अपियर करो, इवन आईएएस को अपियर करोगे, तब भी आपके रीडिंग स्किल्स को चेक किए जाएंगे। तो अगर रीडिंग स्किल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो फिर आप क्यों नहीं रीडिंग करते हो? सिर्फ नोट्स के भरोसे मत बैठो कि सर मुझे नोट्स दे दो, इसके नोट्स चाहिए, उसके नोट्स चाहिए। नहीं, नोट्स से कुछ नहीं होता है। बुक है आपके पास, एनफ है। आपको बुक में से निचोड़ निकाल पाना चाहिए। चलिए सीखते हैं इस चीज को। ठीक है, पहला ही चैप्टर है हमारा मनी। अच्छा, मनी को देखते सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है, मनी होता क्या है? अगर आप अपने आप से पूछोगे मनी क्या होता है, तो आपके दिमाग में पहला ख्याल आएगा पैसा। ठीक है? सही भी है, गलत नहीं है, मनी मतलब पैसा ही होता है। बट अगर हम इकोनॉमिक के टर्म में बताएं, इकोनॉमिक्स के टर्म में बताएं, तो कैसे बताएंगे मनी क्या होता है? मनी एक नोट है जो कि किसी गवर्नमेंट, मनी एक नोट है। ठीक है, एक नोट है। नोट मैं बोल रहा हूँ, नोट आप करेंसी को भी नोट बोलते हो, मैं वो नोट नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक कागज का टुकड़ा बोल रहा हूँ। मनी एक नोट है जो कि किसी सेंट्रल अथॉरिटी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। सेंट्रल अथॉरिटी क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि हो सकता है जैसे हमारे कंट्री में आरबीआई इशू करता है, तो क्या है, गवर्नमेंट बॉडी है। तो मनी क्या है? मनी एक नोट है जो कि या तो गवर्नमेंट इशू करती है या फिर कोई सेंट्रल अथॉरिटी इशू करती है। मनी इज अ नोट विच इज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, बाय विच, जिसके तहत people of that country are legally bound to accept it as a medium of exchange। क्या बोला मैंने? मनी एक ऐसा प्रोमिसरी नोट है जो कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है या फिर सेंट्रल अथॉरिटी, कोई भी सेंट्रल बोर्ड के द्वारा इशू किया जाता है, जिसके तहत जिसके तहत पीपल जो उस कंट्री के हैं, जैसे इंडिया की करेंसी में इंडियन लोग जो होंगे, वो लीगली बाउंड होते हैं करेंसी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने के लिए। यानी अगर मैं आपको 10 रुपए का नोट दे रहा हूं, अगर आपने मना कर दिया कि नहीं मुझे नोट नहीं चाहिए, इसके अलावा कुछ और चाहिए, तो मैं आप पे केस कर सकता हूं। ठीक है, कि क्यों? क्योंकि ये जो करेंसी है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे एक्सेप्ट, तो मैं आप पे केस फाइल कर सकता हूं। यानी क्या है, हम लीगली बाउंड हैं, जितने भी इंडियंस हैं वो लीगली बाउंड हैं। आपको रुपीज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हमारे पास मनी बना क्या? डेफिनेशन एक सिंपल सी चीज बनी। मनी एक नोट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बोर्ड या सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है। ठीक है, बाय विच, जिससे पीपल ऑफ दैट कंट्री आर लीगली बाउंड, उस कंट्री के लोग लीगली बाउंड है टू एक्सेप्ट इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बन गया कंसेप्ट। अगर आप लिखना चाहते हो तो साथ साथ में आप कॉपी खोल लो, इसको लिख लो। ठीक है, 2 मिनट वीडियो पॉज करो, लिख लो मनी क्या है। मनी इज अ नोट विच इज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी, बाय विच पीपल ऑफ दैट कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। होपफुली आपको याद हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, आइए। ठीक है, आइए समझते हैं। अच्छा, मनी मनी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, मनी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। आपने कॉइन मनी देखा होगा, एलॉय मनी देखा होगा, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या होता है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब हमारा प्लास्टिक मनी होता है।
फिर से ई मनी आपने देखा होगा, जो आप पेटीएम के वॉलेट में या फिर गूगल पे में रखते हो, या किसी के वॉलेट में जब आप रखते हो तो वो ई मनी हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ई मनी है, प्लास्टिक मनी है, एलॉय मनी जो हम सिक्के यूज करते हैं, पेपर मनी जो हम नोट यूज करते हैं, ये सभी चीजें फॉर्म्स ऑफ मनी है। एंड आई थिंक ये चीजें हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं तो सभी को पता होता है। आगे बढ़ता हूं, मैं कंसेप्ट की तरफ चलता हूं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पे आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस क्या क्या है मनी के। ठीक है, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया जाता है, ये बात को हम जानते हैं। बट बेसिक फंक्शन क्या है मनी। मनी इज यूज टू स्टोर द वैल्यू। सबसे पहली चीज, मनी का पहला फंक्शन, दैट मनी कैन बी स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी मनी को हम स्टोर कर सकते हैं। कल जो 100 रुपए था, वो 10 साल बाद भी 100 रुपए का नोट ही रहेगा। मैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात नहीं कह रहा हूं कि महंगाई कितनी आ जाती है, कितनी मंदी आ जाती है। मैं सिंपल बोल रहा हूं, आज मैंने 1,000 रुपए का नोट रख दिया, हालांकि 1,000 का बंद हो चुका है, बट 10 साल बाद भी अगर नोट बंद नहीं होता है तो 1,000 का 1,000 ही रहेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू खत्म नहीं हो। या फिर 1,000 आपने रखा था तो गवर्नमेंट आपको बदल के दो 500-500 का दे देगी, बट 1,000 10 साल बाद या 100 साल बाद 1,000 का 1,000 ही रहेगा। इसी को हम बोलते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जितना वैल्यू तब हमने स्टोर किया था, उतना ही हमें जितने टाइम बाद हम निकालेंगे तब भी मिलेगा। दूसरा आता है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। आपने बहुत बार ये सुना होगा, जब आप फोन लेने जाते हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेने जाते हो तो आप पूछते हो ना, यार एक फोन कितने तक का आ जाएगा, अच्छा फोन, अच्छा मल्टीमीडिया फोन कितने तक का आ जाएगा। तो लोग क्या बताते हैं, ऐसा बोलते हैं कि 10 भैंसों का आ जाएगा, 5 बकरियों का आ जाएगा। ऐसा तो नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं फिर, कि 15,000 तक आ जाएगा। अरे 15,000 क्या है, यानी हम मेजर कर रहे हैं किसी भी चीज को मनी से। आप समझो इस चीज को, किसी भी चीज को जब हम मनी से मेजर करते हैं तो मनी सिर्फ क्या है, मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, मेजरिंग वैल्यू भी है। मनी मेजरिंग वैल्यू भी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, पैसे से किसी भी चीज को मेजर कर देते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ये एक पेन खरीद लो आप मेरे से, बट 20,000 रुपए दे दो, आप दोगे क्या? नहीं, इसका मेजर किया आपने, एक पेन का वैल्यू 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए होता है, इससे ज्यादा तो नहीं होता है। तो मनी मेजरमेंट की तरह भी यूज होता है। ठीक है, मनी मेजरमेंट की तरह भी यूज होता है। अगर मैं पूछूंगा एक कार कितने का आता है, तो आप बोलेगे सर मिनिमम 5-7 लाख रुपए रख लो। क्यों बोला 5-7 लाख रुपए, क्यों नहीं बोला 20-30 भैंसे रख लो, 40-50 बकरियां रख लो? ये क्यों? क्योंकि ये एक मेजरमेंट टूल है। ठीक है, अगला, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी ठीक है। ठीक है, स्टैंडर्ड एंड डेफर पेमेंट। स्टैंडर्ड एंड डेफर पेमेंट, स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, दो वर्ड है। अच्छा, ये दो वर्ड है, दो वर्ड का मतलब समझ लो, ये 1 मार्क्स में बन सकते हैं। ठीक है, वो ऑप्शन में आपको स्टैंडर्ड डेफर पेमेंट देखने को मिल सकता है। स्टैंडर्ड मतलब होता है कि जितना हमने लिया था, जैसे 1,000 लिया था तो हम 1,000 ही पे कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड पेमेंट। या फिर आप मेरे यहाँ काम करते हो, आप मेरे यहाँ काम करते हो, वैसे मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, आप मुझे सैलरी देते हो, आप मुझे बोलोगे सर आपकी मंथली सैलरी बनती है 15,000। सोचो अगर पैसे नहीं होते तो आप क्या बोलते हैं, सर आपकी सैलरी बनती है 2 किलो चीनी, 5 किलो आटा, ये सब, और वो तो रेट ऊपर नीचे जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। तो आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड पेमेंट, यानी आपको अगर किसी को पेमेंट करना है, किसी को कुछ देना है, तो पैसे एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे सकता है, जितना आपने लिया है उतना आप वैल्यू उसको दे सकते हो पैसे के फॉर्म में। अगर मैंने आपसे 100 रुपए लिए हैं, 100 रुपए दे सकता हूँ, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड पेमेंट। डेफर मतलब होता है, डेफर वर्ड को समझिए, ये वर्ड बहुत कंफ्यूज करता है, बच्चों को याद होता है, सिर्फ इसका मीनिंग समझ लीजिए। डेफर मतलब होता है समथिंग इन अ फ्यूचर। रेफर मतलब होता है समथिंग इन अ फ्यूचर। इस वर्ड का मतलब होता है, मतलब क्या है कि आप किसी चीज का फ्यूचर पेमेंट कर सकते हो। यानी जैसे कि आपने फोन खरीदा, लैपटॉप खरीदा, बाइक खरीदा, आप खरीद लिए। अब आपने, आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या करते हो, परचेज कर लिया, उसको धीरे धीरे पैसा देते रहते हो। परचेज आज किया है, पैसा 10 साल तक फ्यूचर में देते रहोगे आप। यानी डेफर पेमेंट मतलब क्या होता है, पेमेंट विच इज गोना बी हैपन इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में होने वाला है। पेमेंट विच इज गोना अकर इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में होगा उसको हम बोलते हैं डेफर। डेफर मतलब समथिंग विच अकर इन फ्यूचर। ठीक है, यानी आज अगर मैं पैसा लेता हूं और मैं 10 साल बाद देता हूं, डेफर पेमेंट, यानी मैं मनी से ये भी कर सकता हूं। ठीक है, जबकि अगर सोचिए मैंने आपसे लिया था, मान लेते हैं 2 किलो चीनी, तो मैं चीनी था 2 किलो मानते हैं 100 रुपए का, लेकिन जब मैं आपको वापस करने गया तो चीनी का रेट बढ़ गया और वो 150 का हो गया। तो क्या मैंने जितना लिया था उतना दे पा रहा हूँ आपको? नहीं दे पा रहा हूँ ना। ठीक है, तो यानी डेफर पेमेंट नहीं हो सकता था अगर पैसे नहीं होते तो। ठीक है, या हो सकता है चीनी का रेट 80 हो जाता तो भी लोग नहीं लेते, बोलते अरे मेरे से लिया तो 100 था, आप दे 80 क्यों रहे हो, तो भी एक्सेप्ट नहीं करते।
तो सिंपल सी यार, स्टैंडर्ड मतलब एक सम ऑफ अमाउंट को पे करना, डेफर मतलब फ्यूचर में। तो हमने 3 फंक्शन ऑफ मनी पढ़ा, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू या फिर मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड एंड डेफर पेमेंट। ठीक है, 3 पढ़ा है, होपफुली आपको याद हो गया होगा मनी का डेफिनेशन क्या होता है, फिर इसके फंक्शंस क्या होते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। आ जाइए, बार्टर सिस्टम। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पास 6th क्लास से ही बार्टर सिस्टम शुरू हो गया था। बार्टर सिस्टम होता क्या है? बार्टर सिस्टम का एक और नाम है जिसको बोलते हैं सीसी, सीसी इकोनॉमी, मतलब कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। यानी कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी देना ही को हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। यानी आप पहले जैसे होता था, जब पैसे नहीं थे, जब करेंसी नहीं होता था, तो क्या होता था, आप सोचो ना, आपको अगर मानते हैं दूध लेना है, आप उसको क्या जाके बोलोगे, सुनो मेरे पास चावल रखा है, 1 किलो चावल के बदले में 1 लीटर दूध दे दो। अगला बंदा ये बोलता है कि मुझे तो चावल चाहिए ही नहीं, मेरे पास तो खुद पड़ा हुआ है। फिर दूसरे के पास जाओगे, ऐसे बंदे को ढूंढोगे जिसको चावल चाहिए और वो आपको दूध दे दे। तो यही बार्टर सिस्टम था, जब एक कॉमोडिटी के बदले में दूसरी कॉमोडिटी मिलती थी तो हम बार्टर सिस्टम बोलते थे। बट इसके बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, आगे हम ड्रॉबैक भी पढ़ेंगे। बार्टर सिस्टम मतलब, देख लो यहाँ आप देख ही लो, बार्टर सिस्टम इज द exchange or is a system, exchange is a system in which goods are exchanged for goods। गुड्स के बदले जब एक्सचेंज होते हैं तो उसी को हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। बार्टर सिस्टम क्या है? जब गुड्स और गुड्स से एक्सचेंज हो जाते हैं। बार्टर सिस्टम का ही दूसरा नाम सीसी इकोनॉमी है। अगर आपके एग्जाम में सीसी इकोनॉमी करके पूछता है तो समझ जाना वो बार्टर सिस्टम के बारे में ही पूछ रहा है, और होपफुली चांस है कि वो सीसी इकोनॉमी कहीं ना कहीं घुमा के आपको वर्ड्स देगा, चांसेस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं ये चीजें नहीं बताने वाला हूँ, आप खुद से भी रीड करना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं सीधे सीधे कंसेप्ट पे चलता हूँ। ठीक है, बार्टर सिस्टम, अच्छा यहाँ देख लीजिए, लिखा हुआ ही है, यहाँ देख लीजिए, सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी, सी स्टैंड फॉर कॉमोडिटी, सीसी इकोनॉमी, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी, मतलब बार्टर सिस्टम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बार्टर सिस्टम को हम यूज तो करने लगे, यूज हो रहा था, जिस समय हम पहले की बात करें बार्टर सिस्टम यूज हो तो रहा था, लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक थे। अब इसके ड्रॉबैक को सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ड्रॉबैक को समझना। ठीक है, पहला ड्रॉबैक, ड्रॉबैक मतलब क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव पॉइंट, एडवर्स इफेक्ट। किसी भी वर्ड में आपको पूछा जा सकता है, व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ बार्टर सिस्टम, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ बार्टर सिस्टम। किसी भी तरह से पूछे आप समझा पाओगे। पहला है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इसको पहले समझते हैं। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मान लेते हैं यहाँ मैं हूँ, यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे आप हो, यहाँ पे मैं हूँ एंड यहाँ पे आप हो, यू। मेरे पास क्या है ना, मेरे पास मान लेते हैं राइस है, ठीक है? मेरे पास राइस है और मुझे चाहिए क्या, मुझे मान लेते हैं, पहले वाला एग्जांपल लेते हैं, मुझे मिल्क चाहिए। ठीक है, मुझे मिल्क चाहिए, आपके पास मिल्क है, मिल्क है और आपको राइस चाहिए। ये होता है डबल कोइंसिडेंस। मतलब समझिए, कोइंसिडेंस मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंस आप समझते हो ये वर्ड को, जो कि किस्मत से मैच हो जाता है उसी को कोइंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है। आपको अगर कुछ भी मार्केट से परचेज करना है तो आपको कोइंसिडेंस ढूंढना पड़ता था। मुझे एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको कि राइस चाहिए और जो मुझे बदले में मिल्क दे सके। अब ऐसा पर्सन को ढूंढते रहो कि जिसको राइस चाहिए और वो उसके पास मिल्क हो। क्योंकि अगर मुझे कोई पर्सन मिलता है जिसको राइस चाहिए लेकिन उसके पास मिल्क नहीं है, तो मेरा सेटिस्फेक्शन तो नहीं होगा, मुझे तो नहीं मिलेगी चीजें। तो डबल कॉन्सिडेंस मतलब एक कॉन्सिडेंस होता है ऐसा पर्सन ढूंढना, देख लीजिए क्या है डबल कॉन्सिडेंस। एक कॉन्सिडेंस ऐसा पर्सन ढूंढना जिसको कि राइस चाहिए, दूसरा कॉन्सिडेंस ऐसा ढूंढना जिसके पास मिल्क हो, इसी को बोलते हैं डबल कॉन्सिडेंस। ये होता है फर्स्ट कॉन्सिडेंस, इसको बोलते हैं सेकंड। यानी पर्सन वैसा होना चाहिए जो मेरे पास है वो उसको चाहिए, जो उसके पास है वो मेरे को चाहिए। इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस। आइए इसको और समझते हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इंप्लाइज दैट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ये होता है, द टू इंडिविजुअल आर इन पोजेशन ऑफ सच गुड, दो पर्सन ऐसे चीजों के पोजेशन में है, यानी उनके पास ऐसी चीजें हैं विच they are willing to exchange for the satisfaction of their want। समझिए, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट क्या होता है? यहाँ पे दो इंडिविजुअल के पास वैसी चीजें हैं जो एक दूसरे को चाहिए। सिंपल सी चीज है। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स मींस
टू इंडिविजुअल आर इन द पोजेशन ऑफ सच गुड विच दे आर विलिंग टू एक्सचेंज, उनके पास वो चीज है जो बदलना चाहते हैं, इसी को बोलते हैं हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपने पास है लैक, दूसरा है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। यही चीज वहां पे लैक था, यानी आज हम किसी भी चीज को पैसे की वैल्यू पे मेजर कर लेते, कभी नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसी के लिए कॉमन यूनिट नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे एक कॉमन चीज से सभी चीजों को मेजर कर सके। आज आपको मैगी चाहिए, आपको दूध चाहिए, आपको अंडे चाहिए, आपको ब्रेड चाहिए, सब चीज के लिए एक ही चीज देना है, पैसे। सब चीज के लिए एक ही चीज देना है, पैसे। पहले क्या होता था, आपको हर एक चीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज देने पड़ जाते थे। तो पहले क्या था, कॉमन यूनिट नहीं था, आज एक कॉमन यूनिट है, पैसे के बल पे आप सभी चीजें खरीद सकते हो। दुनिया में जो भी चीजें मिलती हैं आप सभी चीजें खरीद सकते हो अपनी यूजफुल। ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पहले कर चुका हूं मैं। अगर आप देखो क्या क्या हो गया, पहला हमने पढ़ा, पहले हम पढ़ क्या रहे हैं, मनी को पढ़ा हमने। मनी का डेफिनेशन पढ़ा, इज अ नोट विच इज इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी, इन बाय विच द पीपल ऑफ द कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर हमने क्या देखा, फंक्शन ऑफ मनी, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड एंड डेफर पेमेंट। फंक्शन ऑफ मनी हो गया, उसके बाद हमने देखा बार्टर सिस्टम, जिसका दूसरा नाम सीसी इकोनॉमी है, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। उसके बाद हम उसका ड्रॉबैक पढ़ रहे हैं, पढ़ा पहला ड्रॉबैक हमने पढ़ लिया क्या, पहला ड्रॉबैक क्या था हमारा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। दूसरा क्या है, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, फ्यूचर डिफिकल्ट इन फ्यूचर पेमेंट एंड और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है, स्टैंडर्ड पेमेंट यानी क्या था, हमें पहले दिक्कत होती थी बार्टर सिस्टम में, और क्या दिक्कतें थी कि आप किसी को फ्यूचर पेमेंट कर ही नहीं सकते हो। सोचो ना, आपने किसी से लिया है, चावल ही लिया है, मान लेते हैं आपने राइस लिया है 10 kg, इसका वैल्यू 1,000 रुपये हो रहा था। आप उसको 2 साल बाद वापस करते हो सकता है राइस का वैल्यू गिर गया, आपने 10 kg राइस दिया तो, बट उसकी वैल्यू 800 ही रह गई थी ना उस समय। खैर पैसे नहीं थे, मैं आपको वैल्यू करके बता रहा हूँ। क्या हो गया, आपने लिया ज्यादा था, कम दिया है, यानी आप किसी को फ्यूचर पेमेंट तो कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि 1 किलो चीनी 10 साल बाद 1 किलो चीनी नहीं रहेगी। ठीक है, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट नहीं हो सकता, जैसे आप मुझे क्या करते हो, जॉब पे रख लेते हो अपने यहाँ। ठीक है, आप मुझे रख लेते हो कि, या फिर मान लेते हैं मैं किसी कंपनी में लग जाता हूँ, अब वो मुझे क्या बोलेगी, अगर पैसे नहीं होते तो क्या बोलेगी, सर एचआर डिपार्टमेंट बुलाता मुझे, अच्छा सर एक काम कीजिए, हम आपको 1 किलो चावल, 2 भैंस और 3 बकरी और 2 किलो दाल और ये चीजें देंगे सैलरी में। मैं बोलूंगा नहीं नहीं, 2 किलो दाल में नहीं होगा, कंपनसेट करते हैं ना लोग, 2 किलो दाल में नहीं होगा, 2.5 किलो दाल दे दो। ठीक है, और 2 बकरियों में कुछ नहीं होगा, 2.5 बकरियां दे दो। ठीक है, 2.5 बकरियां। ठीक है, क्या होगा, ये कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट हो नहीं पाएगा, यानी क्या है, हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा अगर मैं इनके टर्म्स में मान भी गया, ठीक है मुझे 2.5 किलो दाल और बकरियां और भैंस दे दो, हो सकता है ना कि ये महंगी हो जाए, कंपनी मुझे बोलेगी यार हम तो एग्री किए थे इतने पे, अब ये महंगी बकरियां महंगी महंगी मिल रही हैं या फिर दाल महंगा मिल रहा है, तो हम नहीं दे पाएंगे। क्या हो, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट यानी कि आपने किसी को पैसे देने का वादा किया है इतना, और हर बार आप उतना ही सम उसको दे रहे हो। जैसे मैंने बोला आपको, हफ्ते से आपके पापा बोलते होंगे, ठीक है, कि बेटा पॉकेट मनी ना 100 रुपए दूंगा, तो वो हर बार आपको 100 ही दे रहे हैं, और वो 100 रुपए का वैल्यू रहता है 100 ही। ठीक है, हर बारी नोट में 1 और 2 जीरो लिखे होते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ 1 मार्क्स में आपको पॉइंट्स को घुमा फिरा के दिए जाएंगे, ज्यादा नहीं दिया जाएगा। होपफुली आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा हो, कंसेप्ट बिल्ड कीजिए और एक बारी पढ़ाने के बाद चैप्टर को लिखिएगा, आपको पूरी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, डिफिकल्ट टू स्टोर इन वैल्यू, सिंपल सी बात है, और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, यानी आप स्टोर तो कर ही नहीं सकते थे। आप सोचो ना, आप जैसे मान लेते हैं आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, डिफिकल्ट क्या होता था बाटा से ना, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपके पापा ने बोला मेरे बेटे को ना या मेरी बेटी को मुझे फॉरेन भेजना है पढ़ाई करने, ये तो पैसे जोड़ने पड़ेंगे। आज पैसे जोड़ रहे हैं, पहले क्या जोड़ते, बोलते हैं रोज मैं क्या करूंगा, 1 किलो गेहूं जमा करूँ, 1 kg राइस या व्हीट जमा करूँ। ठीक है, बोलेंगे जब मेरा बेटा 25 साल का हो जाएगा तो मैं उसको फॉरेन भेजूंगा इन गेहूं को बेच के। क्या हुआ, आपने 10 साल भी गेहूं जमा कर लिया, 1-1 kg करके पर डे करके, 10 साल भी मैंने ज्यादा ले लिया, गेहूं सारा का सारा खराब हो जाएगा। खराब हो गया, वैल्यू गई, बेटा फॉरेन जाने से रह गया या बेटी फॉरेन जाने से रह गई, यानी आप स्टोर तो कर ही नहीं सकते हो ना। स्टोर करोगे अगर आप तो क्या होगा, उसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगा।
आज क्या है, आप मनी रखो, रोज रोज आप 100 रुपए रखो, तभी आपके 10 साल बाद जितनी वैल्यू होगी वो वैल्यू उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं हो जाएगी। जबकि आपने राइस रखा था तो वो खराब हो गया, आप स्टोर नहीं कर पा रहे उसको। और रूम चाहिए, बड़ा स्पेस चाहिए, पानी से बचाओ, इस चीज से बचाओ, करेंसी को नहीं बचाने की जरूरत है। वॉल फॉर्म में होता है, कहीं भी आप रख सकते हो, ठीक है। और इसको ट्रांसफर करने में भी मुश्किल होता है, यानी आप बच्चा फॉरेन चला गया मान लेते हैं, तो मंथली पैसे भेजने हैं, तो क्या भेजोगे, 1 किलो चावल ले लो बेटा, वहां बेच लेना और खा लेना। नहीं कर सकते हो ना, ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, क्योंकि पैसे तुरंत पापा के अकाउंट से निकलते हैं, आपके अकाउंट में चले जाते हैं। ट्रांसफर करना भी आसान हो जाता है। ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जो आपको बार्टर सिस्टम में फेस करना पड़ता था, ठीक है, 4 ड्रॉबैक्स थे। हमने इसको समझा है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फॉर्म्स ऑफ मनी, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इससे क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली, और यहां मैं आपका कॉन्सेप्ट हिलाऊंगा। मुझे नहीं पता आपने कैसे पढ़ा है, बट मैं इसको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। और आप कोशिश कीजिएगा कि जैसे समझा रहा हूं ना, वैसे बिल्ड कर लो। मैं चाहता हूं आपके दिमाग में ना इमेज बन जाए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट ये था, बस वही इमेज बनाना है। 1 मिनट, ठीक है। चलिए, क्या है फॉर्म्स ऑफ मनी? फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है? फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी को दो कैटेगरी में डाला गया है, फॉर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। इसको टाइप्स ऑफ मनी करके भी बोलते हैं, पर फॉर्म्स ऑफ मनी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। क्या है, इसको दो टाइप में डाला गया है, दो फॉर्म्स में डाला गया है। पहला है, इसको चार मत बोलिए, ठीक है, दो है, पेड मनी और फिड्यूसरी मनी। दूसरा है फुल बॉडेड मनी एंड क्रेडिट मनी। बहुत डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, और आपको ना बिल्कुल याद हो जाएगा। पहले भी मेरे इस कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं, आप देखे होंगे, ठीक है। या मैं जहां भी पढ़ाता हूँ ये कंसेप्ट, ये जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये बच्चों को लगता है कि उनको पता है, लेकिन अच्छे से पता नहीं होता है। ध्यान से ना सिर्फ समझिएगा, याद हो जाएगा। फेट मनी, फिड्यूसरी मनी, पहले इन दोनों से हैंडल, फिर इन दोनों पे चल। फेट मनी क्या होता है? फिट मनी क्या होता है? आपने जो हमारे करेंसी यूज करते हो, जिसपे 2000 लिखा होता है या फिर 200 लिखा होता है, ये जो करेंसी है ना, इसी को हम बोलते हैं फेट मनी। ये जो करेंसी है, इसी को फेट मनी बोलते हैं। अब समझिए कैसे बताना है। फेट मनी रेफर टू द मनी, फेट मनी वो मनी होता है विच इज इशूड बाय, विच इज इशूड बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। फेट मनी, मैं इससे अलग थोड़ा बताता हूँ। फेट मनी क्या है? फेट मनी वो मनी है जो किसी सेंट्रल अथॉरिटी या फिर ऑर्डर के द्वारा इशू किया जाता है। जैसे कि करेंसी में हमने पढ़ा था, मनी में ऊपर पढ़ा था ना, ये किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है, एंड बाय विच people of that country are legally bound to accept it as a medium of exchange। तो होता है फेट मनी। जो हम और आप करेंसी नोट्स यूज कर रहे हैं, यही तो है फेट मनी। बस इसी को तो एक्सप्लेन करना है। मतलब क्या है, फेट मनी आर दोज मनी विच इज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी बाय विच पीपल आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सिंपल। जैसे हमने मनी का डेफिनेशन पढ़ा, वही तो फेट मनी है, क्या? फेट मनी यानी क्या होता है? आप फेट मनी का पहला, आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकता है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है फेट मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है? जी हाँ, बिल्कुल करता है। ये किसके द्वारा इशू किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है, ठीक है। क्या क्या होता है? पेपर नोट होता है, पेपर नोट होता है, और कॉइन्स होते हैं, ठीक है। पेपर नोट होता है या कॉइन्स होते हैं। ये आपके एमसीक्यू में बन सकता है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है। बिल्कुल मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है। क्या ये लीगल लॉफुल में बनाया, लॉ के थ्रू बनाया जाता है? बिल्कुल, हमारी करेंसी जो है लॉ के थ्रू ही बनाई जाती है। कोई भी तो नहीं छाप सकता है नोट। आज मैं अपने घर में नोट छापने की मशीन तो लगा नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो ये लॉ के थ्रू बनता है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन कौन सा होता है, तो ये पेपर नोट और कॉइन्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फिड्यूसी। फिर फिड्यूसी मनी क्या है? ध्यान से समझ, बहुत बारीक सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होता है ना, देखिए ये दोनों ना कुछ हद तक सेम है, ठीक है। ये दोनों कुछ हद तक, देखिए ये भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये भी। मैं थोड़ा सा रब करता हूँ यहाँ पे, होपफुली अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बीच में। हल्का सा रब कर रहा हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। देखो, फेट मनी और फिड्यूसरी मनी दोनों ही, दोनों में एक चीज कॉमन है। फेट मनी में और फिड्यूसरी मनी में एक चीज कॉमन है, दोनों मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क, समझिएगा, ज्यादा सही, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है।
दोनों ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करते हैं, ठीक है, दोनों ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करते हैं। अब बोले सर ये क्या बता रहे हो, अभी बोला हो कि फेट मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, फिड्यूसरी मनी क्या है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है? समझते हैं। देखिए यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है, हम क्या करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा यानी लॉ के द्वारा बाइंड होते हैं इसको एक्सेप्ट करने, ठीक है। यहाँ पे हम लॉ के थ्रू बाउंड नहीं होते, हम यहाँ ट्रस्ट के बेसिस पे, यानी अगर ट्रस्ट है तो एक्सेप्ट करो, ट्रस्ट नहीं है तो नहीं एक्सेप्ट करो। अब दिमाग लगाइए क्या ऐसी चीज है जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क तो करता है, यानी आप किसी को दोगे तो वो ले तो लेगा, लेकिन अगर उसको ट्रस्ट होगा तो लेगा, नहीं ट्रस्ट होगा तो नहीं लेगा। आप लीगली बाइंड नहीं कर सकते हो कि इस बंदे ने ये चीज नहीं लिया मैं इस पे केस कर दूं, नहीं होता है। समझिए फिड्यूसरी मनी क्या है, फिड्यूसरी मनी भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है, बट यहाँ पे लॉ आप लीगली बाउंड है एक्सेप्ट करने के लिए, यहाँ पे ट्रस्ट। ऐसी क्या चीज होती है, चेक्स, डीडी। जैसे आपने मुझे यस बैंक का चेक दिया, मैंने बोला मुझे यस बैंक पे भरोसा ही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए यस बैंक, ठीक है ना, आपको पता होगा क्यों नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या है आपने मुझे यश बैंक का दिया, मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने डिनाई कर दिया, आप जाके केस तो कर नहीं सकते हो कि इसने यश बैंक का लेने से मना कर दिया, ठीक है। तो यानी क्या है ये भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क कर रहा है, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब एक आप किसी को पेमेंट कर सकते हो, दे सकते हो आगे, तो एक्सचेंज कर सकते हो, ये भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क कर रहा है, बट यहाँ पे लॉ के थ्रू वर्क कर रहा है, यहाँ पे ट्रस्ट। बहुत अच्छा वन मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा, इसी का ध्यान रखिएगा। आइए लाइन को पढ़ते हैं। Fiduciary money is that money which is accepted as a medium of exchange because of the trust between the payer and payee. पेयर और पेई के बीच में ट्रस्ट होता है, इसी के लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज का वर्क करता है। ये क्यों वर्क करता है, क्योंकि लॉ है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये क्यों करता है, क्योंकि ट्रस्ट है, ट्रस्ट नहीं है तो मत करो, ठीक है। बट मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो दोनों ही वर्क करता है, ये भी एक्सेप्ट कर लेता है, ये भी एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। ये कंपलसरी है, इसमें कंपलसरी नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा फेट मनी फिड्यूसरी मनी, फेट मनी फिड्यूसरी मनी बोथ आर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बट फेट मनी इज legally accepted as a medium of exchange, but fiduciary money is on the basis of trust, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं इसमें, कॉन्सेप्ट होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं दूसरे पे, फुल बॉडेड मनी और क्रेडिट मनी। क्या होता है फुल बॉडेड मनी, क्या होता है क्रेडिट मनी, ठीक है। फुल बॉडेड मनी ध्यान से समझ, सिर्फ वर्ड को समझ लिए, इसी में आ जाएगा। फुल बॉडेड मतलब क्या होता है, भरा पूरा शरीर को ही बोलते हैं फुल बॉडेड मनी, भरा पूरा शरीर, फुल बॉडेड मनी। अच्छा चलिए एक चीज पहले इसको समझने से पहले दो चीज समझ, एक होता है कमोडिटी वैल्यू और एक होता है मॉनेटरी वैल्यू, दोनों वर्ड्स अलग अलग है। क्या होता है ना समझते हैं। कमोडिटी वैल्यू ये होती है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको सोना दिया, ठीक है, मैंने सोना दिया, एक गोल्ड कॉइन, जैसे पहले के जमाने में चलता था ना अशर्फियां, उस पे अगर मॉनेटरी वैल्यू, उस पे अगर लिखा हुआ है कि 1000, हजार, तो उसमें 1000 का गोल्ड लगा होता था, यानी उसको बनाने में 1000 रुपए का कॉस्ट आता था, इसी के लिए वो 1000 वैल्यू कंटेन। तभी आप सुनते हो पहले के कॉइन्स जो है सोने के होते थे, जितनी अशर्फियां होती थी उतना उसका वैल्यू होता था। क्यों, क्योंकि कॉमोडिटी वैल्यू होती है, यानी उसको बनाने में कितना कॉस्ट आया। मॉनेटरी वैल्यू वो होती थी कि मार्केट वैल्यू क्या है उसकी, ठीक है। ये क्या है मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ये क्या है मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू, मार्केट वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू, यानी पहले की अशर्फियां को जितने बनाने में कॉस्ट लगता था उतने की ही उसकी मार्केट वैल्यू होती थी। तभी आप देखते थे किसी राजा की अशर्फियां ज्यादा महंगी होती, किसी में ज्यादा गोल्ड लगा होता था, किसी में ज्यादा सिल्वर लगा होता था, और किसी में कम, ठीक है। यानी क्या है, यहाँ पे कॉमोडिटी वैल्यू और मॉनेटरी वैल्यू इक्वल होता है, ठीक है। दूसरा एक और टर्म बोलते हैं, आज जो आप 2000 का नोट यूज करते हो, क्या 2000 का नोट यूज करते हो, ठीक है, 2000 का नोट यूज, आपको पता है उसका मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू कितना है, मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू मुश्किल से 1.5 रुपए है, क्या 1.63 ऐसे करके कुछ है, ठीक है। इतना है आपका मॉनेटरी कमोडिटी वैल्यू, यानी उस 2000 के नोट को बनाने में सिर्फ 1.5 रुपए का खर्चा आता है, जबकि मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है, मार्केट में उसकी वैल्यू 2000 है फर्क। पहला केस मैंने बताया जहां पे 1000 रुपए उसको बनाने में लगे थे और उसका 1000 रुपए मॉनेटरी वैल्यू भी था। दूसरा केस है जहां उसको सिर्फ 1.5 रुपए लग रहे हैं बनाने में और मॉनेटरी वैल्यू 2000 रुपए, यानी सोचो सरकार सिर्फ 1.5 रुपए में एक 2000 का नोट बनाती है और मार्केट में निकल के उसका 2000 का वैल्यू हो जाता है। अब इससे इन दोनों को समझते हैं, जिसमें मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूं, जिसमें
मॉनेटरी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, उसको हम बोलते हैं फुल बॉर्डेड मनी। फुल बॉर्डेड मनी रेफर्स टू द मनी इन द टर्म ऑफ कॉइन्स, जो कॉइन्स अशर्फियां होती थी, whose commodity value is equal to the money value, and when there are issue, these are issue, मीन्स क्या है, यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू इक्वल थी। जहां पे मॉनेटरी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू जितने में वो बना है और जितनी उसकी मार्केट वैल्यू है, दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। इसी के लिए भरा पूरा शरीर, जितना ऊपर से दिख रहा है उतना ही बड़ा शरीर है। कई लोग होते हैं ना पतले हैं बट जान बहुत होता है, नहीं, एक जो हैवी है उनमें जान भी बहुत है, यानी फुल बॉडीड मनी। जितना महंगा वो दिख रहा है उतना ही उसमें गोल्ड लगा हुआ है, ठीक है। बट क्या होता है क्रेडिट मनी? क्रेडिट मनी को समझिए, क्रेडिट मनी वहां वो होता है जहां पे, क्रेडिट मनी रेफर टू द मनी इन विच मॉनेटरी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। मनी वैल्यू ज्यादा होता है। यहाँ जैसे देखिए, मनी वैल्यू कितना है, 2000 है। कमोडिटी वैल्यू, ये है कमोडिटी वैल्यू, ये है मनी वैल्यू, ठीक है। जहां पे मनी वैल्यू ज्यादा होता है, कमोडिटी वैल्यू कम होती है, उसको हम बोलते हैं, जैसे कि हमारी करेंसी। अब इससे ना बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ये सीवी ग्रेटर देन एमवी करके ना क्वेश्चन बन सकता है आपसे। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार और देख लीजिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ना रिलेट करने की कोशिश कीजिए, रटिए मत, इमेजिन कीजिए चीजों को, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार कंसेप्ट आपके अंदर आ गया ना, फिर आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ पे मेरी वजह से दिख नहीं रहा होगा, बट अब आपको दिख जाएगा, ठीक है। आइए ये देख लीजिए, मैंने बोला था ना, मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू, किसमें होता है, फुल बॉडेड मनी में। पेड मनी में क्या होता है, मनी वैल्यू ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। जैसे यहाँ पे 1000 रुपए का था और मनी वैल्यू भी 1000 रुपए ही थी। मनी वैल्यू 2000 होती है और बनाने में सिर्फ 1.5 रुपए लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है, ये 1 मार्क्स में डेफिनेटली बन सकता है, एक दो क्वेश्चन तो उठा जाएगा ये, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिए, एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, तीन बारी समझिए, जो समझ लिया ना वो कहीं नहीं जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या है, सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक। अच्छा ये बहुत अच्छा, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन अब जाएगा, ऐसा समझ। मनी, सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कंसेप्ट। हम पहले पहले हमारे पास शायद सेकंड या थर्ड चैप्टर में है, ठीक है, जहाँ पे स्टॉक और फ्लो का कंसेप्ट है। जब हम उसको पढ़ेंगे ना तभी समझेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझ लिए, स्टॉक कंसेप्ट वो होता है जैसे आपके जेब में 100 रुपए रखे हुए हैं, ये स्टॉक कंसेप्ट है। आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बता सकते हो कि आपके जेब में कितने पैसे हैं, ये स्टॉक कंसेप्ट। फ्लो क्या होता है, पानी टंकी से बह रहा है, आप बता सकते हो कि अभी अभी कितना बह गया हो। तो आप ड्यूरेशन में बता सकते हो, जब आपको टाइम फ्रेम लगता है, यानी आप बोलोगे आधे घंटे में 20 लीटर पानी बह जाता है, यानी आपको आधा घंटा यानी टाइम फ्रेम चाहिए होता है। लेकिन स्टॉक में क्या बोलोगे कि नहीं, 12 बज के 30 मिनट से लेकर के 12 बज के 45 मिनट के बीच में मेरे पास 100 रुपए थे, नहीं ऐसा नहीं होता। 100 रुपए थे तो स्टॉक अभी कितना है आप एग्जैक्ट बता सकते हो, 12 बज के 15 मिनट पे इतने पैसे हैं, 12 बज के 36 मिनट पे इतने पैसे हैं, 12 बज के 38 मिनट पे इतने पैसे हैं, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है, जिसमें टाइम ड्यूरेशन चाहिए, मैंने हल्का सा आपको हिंट्स दे दिया। सप्लाई ऑफ मनी क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये 1 मार्क्स का बनेगा। और इसमें से चलिए ये भी देख लीजिए, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा इसको ना मैं, रुकिए, सप्लाई ऑफ मनी को ना ऐसे नहीं, थोड़ा अलग तरह से। अच्छा इसको आप बोलोगे, अच्छा आपके दिमाग में हो सकता है कहीं आ रहा हो, क्योंकि मैंने एक दो बार देखा है बच्चों के दिमाग में आता है, बोलेगा सप्लाई है सर, स्टॉक का कंसेप्ट हो गया। सप्लाई कोई चीज स्टॉक का कंसेप्ट कैसे हो जाता है, कोई चीज सप्लाई हो रहा है तो वो तो फ्लो होना चाहिए ना। सप्लाई क्या होता है, टोटल स्टॉक होता है, यानी एक इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा है लोगों के पास, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा है लोगों, इसी को हम सप्लाई ऑफ मनी है। सप्लाई मतलब असल में नहीं हो रहा है कि कोई सप्लाई चेन चल रहा है कि वहां से यहाँ तक आ रहा है, जैसे पानी जो है पाइप के थ्रू सप्लाई होता है, नहीं ऐसा कुछ है। एक टाइम पे एक कंट्री में, जैसे अभी मैं पूछता हूँ अभी कंट्री में टोटल कितने पैसे इन्फ्लू, यानी लोगों के पास कितना पैसा है। आरबीआई हर चीज का हिसाब रखता है कि देश में कितने पैसे हैं, ठीक है, कौन से स्टेट के पास कितना पैसा है, हर चीज का हिसाब होता है।
इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी चीज है, अगर आप समझोगे तो आपको किसी की जेब में झांकने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट पता चल जाता है कि इसके पास कितने पैसे होंगे, इस पर्टिकुलर सोसाइटी में लोगों के पास कितने पैसे हैं। आरबीआई के पास सब हिसाब होता है, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया के अंदर कितना पैसा है, इसी को जानने को हम सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं। इसी के लिए स्टॉक कंसेप्ट, ठीक है। नाम सिर्फ सप्लाई है, लेकिन स्टॉक कंसेप्ट इसीलिए है क्योंकि हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरी इकोनॉमी के अंदर के पैसे की वैल्यू निकाल पैसे की पैसा निकालना पड़ता है, कितना पैसा है। आइए इसी को समझते हैं। इसी को मेजर करने के लिए आप बोलेंगे सर मेजर कैसे करें सप्लाई को, तो मेजर करने का तरीका है ना, कैसे मेजर करोगे आप, ठीक है। सप्लाई को मेजर पहले होता था M1 M2 M3 M4। अगर आप पहले, जब मैंने पेपर दिया था उस समय ऐसा कुछ होता था, M1 M2 सभी पढ़ना पड़ता था। बट आपके पास ना इतना टेंशन नहीं है, आपके पास सिंपल सी M1 है और कुछ नहीं, ठीक है। M1 है। आइए समझते हैं। आपने बोला सर सप्लाई को हम मान लेते हैं, चलो आपने बोला सप्लाई एक सप्लाई ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है, मान लिया। मेजर कैसे करें इसको, आपने बोला मेजर करना है ना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कंट्री में कितना पैसा है, ये मेजर करना है। कैसे मेजर करें, एक मेजरिंग टूल है ना आपके पास, एम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत कंपल्सरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछ देगा इसको, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। मेरे हिसाब से तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन बनना चाहिए कि M1 क्या है, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी, बच्चे नहीं समझ, सप्लाई ऑफ मनी M1 क्या है, देखो कैसे होता है, C+DD+OD। यानी एक कंट्री में अभी के अभी कितना पैसा है, इस बात को कैसे जान सकते हैं, ये तीन चीज करके, C+DD+OD करके। क्या है सी, सी क्या है, सी रेफर टू, तो जो हम लोग, अच्छा पहले समझे सी क्या है, हम लोग जितना भी पैसे, हम लोग सब क्या है, हाउस होल्ड है। हम लोग सब क्या है, हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड ने जितने भी पैसे अपने घर में रख रखे हैं करेंसी के फॉर्म में, उन सबको जोड़ लो। कंट्री में कितना पैसा है इसको जानने का पहला तरीका क्या है कि हाउस होल्ड ने कितना करेंसी होल्ड कर रखा है अपने पास। आप सबने अपने घर में कितने कितने पैसे रखे हैं, इस बात को जोड़ लो। आरबीआई जोड़ सकती है, लॉजिक पे मत जाना, आरबीआई जोड़ सकती है, ठीक है। आप बोलोगे मेरे घर में पैसे हैं, आरबीआई को कैसे पता चला कि मैंने 100 रखा है, 1000 रखा है, 10 लाख रुपए जमा करके रखा हुआ है मैंने, आरबीआई को कैसे पता, आरबीआई को पता है। अगर नहीं पता है तो उसी को हम ब्लैक मनी कहते हैं, ठीक है। तो क्या है सी, मतलब करेंसी होल्ड बाय द पब्लिक। सी मतलब करेंसी होल्ड बाय पब्लिक, समझते चलना है, सी मतलब करेंसी होल्ड बाय पब्लिक। डीडी क्या होता है, डीडी रेफर टू डिमांड डिपॉजिट, यानी जितने भी लोगों ने अपना पैसा बैंक में रख रखा है। डिमांड डिपॉजिट मतलब जो बैंक में पैसा है आपका, ठीक है। दो ही हो सकता है ना, या तो आपने घर में कुछ पैसा रखा होगा या फिर आपने बैंक में पैसा रखा होगा, दो ही चीज हो सकती है, ठीक है। तो डीडी मतलब क्या हो जाता है, डिमांड डिपॉजिट मींस जो पीपल्स ने, जो लोग हैं कंट्री के, पीपल्स ऑफ द कंट्री आर डिपॉजिटेड देयर मनी इन द कमर्शियल बैंक इज नोन एज डी। डीडी क्या है, डीडी नहीं, डी डी डीडी क्या है, डिमांड डिपॉजिट मींस जो भी लोगों ने अपना पैसा कमर्शियल, पहला था जो कि उन्होंने अपने पास करेंसी के फॉर्म में रखा है, दूसरा था जो कि उन्होंने अपने पास क्या रखा है, डिपॉजिट के फॉर्म में, यानी कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट कर रखा है। तीसरा क्या है, ओडी क्या है, देखिए ओडी इंपॉर्टेंट, ओबी ओडी भी अच्छा है। ओडी मतलब होता है अदर डिपॉजिट, ठीक है। ओडी मतलब होता है अदर डिपॉजिट। अब अदर डिपॉजिट क्या है सर, ठीक है। अच्छा हमने जो पैसा रखा है यही सारा थोड़ू है कंट्री के पास, इसके अलावा भी तो पैसे होते हैं कंट्री के पास। कंट्री के पास होते हैं ना ओडी, ओडी मतलब अदर डिपॉजिट, यानी आरबीआई ने पैसा रखा होगा नाबार्ड का, आरबीआई ने गवर्नमेंट का पैसा रख रखा होगा, आरबीआई ने क्या करता है, टैक्स कलेक्शन होता है, ये सब चीजें होती हैं गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट जो आप सुनते हो बजट में होता है 30,000 करोड़ इसको दे दो, 20 लाख 2 लाख करोड़ हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे। ये 2 लाख करोड़ कहाँ रखे गए हैं, आरबीआई में हैं। तो आरबीआई के पास खुद जो सरकार के पैसे हैं उसको भी तो जोड़ेगा वो। तो आरबीआई ने जो नाबार्ड के पैसे रख रखे हैं, नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एक बैंक है जो, खैर पढ़ लोगे आप आगे चल के, इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे। और आरबीआई ने जो फॉरेन बैंक से, मतलब बाहर की कंट्री से उधार ले रखा है या बाहर का पैसा रख रखा है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पैसा रख रखा है, यानी आरबीआई ने या तो गवर्नमेंट का पैसा रख रखा है, आरबीआई ने या फिर गवर्नमेंट का रख रखा है, या फिर बाहर कंट्रीज से पैसे लेके रख रखे हैं, या फिर आईएमएफ का पैसा रख रखा है, ठीक है। इन तीनों चीज को अदर डिपॉजिट, जो पैसे आरबीआई के पास है वो अदर डिपॉजिट में आते हैं, जो आपने पैसे बैंक में रखे हैं वो डीडी में आते हैं, सी आता है जो आपने करेंसी होल्ड कर रखा है। इन तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को सम कर देंगे तो आ जाएगा हमारा M1, जिससे कि हम सप्लाई ऑफ मनी को बोलते हैं, सप्लाई ऑफ मनी। और ये एक पॉइंट पे कंट्री में कितना पैसा है ये निकल जाता है, और इसी के लिए इसको हम क्या बोलते हैं,
स्टॉक कंसेप्ट आप देख रहे होगे, मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ जस्ट कि ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। किसी का दो दिया है ऐसे देख, बताऊंगा नहीं तो मुझे डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट, वैसे मैं बता चुका हूँ, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विथ आरबीआई, जो गवर्नमेंट अपना पैसा आरबीआई के पास रखती है। दूसरा डिपॉजिट ऑफ कंट्री बैंकिंग सिस्टम विथ आरबीआई, सरकार मतलब बाकी जो बैंकिंग सिस्टम वगैरह जो भी पैसा आरबीआई के पास होता है जो आरबीआई का नहीं, ठीक है, वो सारा उसी में आता है डिपॉजिट। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और टर्म है, इसको भी समझ लीजिए ना, ये कहीं पूछ सकता है, ठीक है। देखिए क्या, टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट, दो टर्म्स हैं, इनमें ना डिफरेंस पूछ देगा। व्हाट इज टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट? टर्म डिपॉजिट क्या होता है एंड डिमांड डिपॉजिट समझिएगा। टर्म मतलब यहाँ पे उनका मतलब है टाइम, ठीक है। बस इतना सा चीज याद कीजिए, आपको समझो कंसेप्ट आ गया। टर्म डिपॉजिट क्या होता है? टाइम, यानी कि जिसको हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, क्या होता है? ऐसा पैसा जो आपको एक फिक्स टाइम के बाद मिलेगा। क्या होता है? एफडी होता है। ऐसा पैसा जो आपको फिक्स टाइम के बाद मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट, जैसे आपने बोला मुझे अभी डिमांड कर रहे हो पैसे का, मुझे अभी पैसे चाहिए, आप अभी अभी जाके पैसे निकाल सकते हो बैंक से, बिल्कुल निकाल सकते हो। एटीएम कार्ड डाला, पैसे आ गया, इसको डिमांड डिपॉजिट। यानी जैसे ही आपने डिमांड किया आपको पैसे मिल गए, ये डिमांड डिपॉजिट। बट टर्म डिपॉजिट क्या होता है? जो एक फिक्स टाइम के बाद ही मिलेगा। तो मैंने पैसा मान लेते हैं मेरे पास 10 लाख रुपए थे, 10 लाख रुपए थे, मैंने एफडी कर दिया इसको 10 साल के, तो 10 साल तक मेरा पैसा ब्लॉक हो गया, वो मुझे 10 साल के बाद ही मिलेगा, तो बोलते हैं टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट की मैंने 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में डाला है, जब मेरा मन करेगा मैं कार्ड डालूंगा एटीएम में और मैं पैसे निकालूंगा, कुछ ऐसे ही होता है एटीएम मशीन, पैसा डालेंगे और पैसे निकाल लेंगे। ये मेरा डिमांड डिपॉजिट है। टर्म डिपॉजिट है, एक बार देख भी लेते हैं। टर्म डिपॉजिट आर ऑलवेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे होता है, जैसे कि एफडी, फिक्स डिपॉजिट, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर, यानी कि 1 साल से ज्यादा के लिए होता है बेसिकली, तो वो टर्म डिपॉजिट हो जाता है। डिमांड डिपॉजिट सिंपल सी चीज है, जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है, जो हमारा करंट अकाउंट होता है, आप जाओगे बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होगा, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपका करंट अकाउंट होगा। ये सब जब आप डिमांड करोगे तब पैसा मिल जाएगा, इसको हम डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये अभी अभी जैसे मैंने आपको समझाया, M1 का पूरा चार्ट बना हुआ है। करेंसी विद द पब्लिक, पहला था सी, करेंसी विद द पब्लिक। दूसरा था डीडी, यानी कि डिमांड डिपॉजिट विद द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल ऑफ विद द कमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक, यानी हमने अपना पैसा जो बैंक में रख रखा है वो अदर है। अदर डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट मतलब ओडी, यानी कि अभी जो आरबीआई के साथ है, जैसे आरबीआई ने गवर्नमेंट का पैसा रखा है, नाबार्ड का रखा है, या फिर अलग किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रख रखा है, एसबीआई का पैसा रख रखा है, सेबी का पैसा रख रखा है, किसी का भी पैसा रख रखा है, तो वो सब बस समझिएगा, ठीक है। कि अगर आपसे पूछ देगा 1 मार्क्स में कि अगर आरबीआई ने गवर्नमेंट के किसी स्कीम का पैसा रख रखा है तो क्या इसमें ये ओडी में जाएगा? बिल्कुल जाएगा ओडी में, ठीक है। आरबीआई ने एसबीआई का पैसा रख रखा है तो क्या ये ओडी में जाएगा? बिल्कुल जाएगा ओडी में। कमर्शियल बैंक का पैसा रखा है ना तो जाएगा, ठीक है। चलिए, होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, हु सप्लाइज मनी, हु इज द सप्लायर। अब ना आपके दिमाग में, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना क्वेश्चन बनेगा, बट समझते हैं, ठीक? क्या है हु सप्लाई मनी? हमारे देश में मनी का सप्लाई कौन करता है, ठीक है। देखिए, पहला तो हमारा सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक इनिशियल है जो कि पैसा का सप्लाई, ठीक है। सिंपल है, जो सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक प्रिंट, आप बोलोगे प्रिंट करता है, हाँ प्रिंट करता है, और आगे बढ़ाता भी, प्रिंट करके रख तो नहीं लेता है, सप्लाई करता है, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से सप्लायर है? पहला है सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, जो कि पैसा बनाता है आगे सप्लाई करता है। दूसरा है कॉमर्शियल बैंक। अब बोलोगे ये कैसे सर, कॉमर्शियल बैंक तो नहीं बनाता, बिल्कुल नहीं बनाता है। अच्छा एक चीज बताइए, जब लॉकडाउन हुआ था, जब नोटबंदी हुआ था, कहाँ गए थे पैसा लेने के लिए? आरबीआई के पास गए थे, नहीं ना? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? कॉमर्शियल बैंक के पास, अपने लोकल बैंक के पास। वही दे रहा था ना आपको, यानी सप्लायर ये भी तो है, ठीक है। जैसे आपको दूध लेना होता तो आप मदर डेयरी के पास नहीं जाते हो, आप मदर डेयरी के डीलर के पास जाते हो, ठीक है। तो मदर डेयरी भी सप्लायर है, जो दूध का सप्लाई करता है, ये डीलर भी सप्लायर है, ठीक है, जो आगे पैसे आप तक पहुंचा, ठीक है।
तो कौन कौन से? पहला सेंट्रल बैंक, दूसरा कमर्शियल बैंक, तीसरा गवर्नमेंट। आप बोलोगे सर गवर्नमेंट कब आके पैसा देती है? बोला नहीं देती है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, नाबार्ड है, पोस्ट ऑफिस है, ये सब गवर्नमेंट की बॉडी है ना। ये गवर्नमेंट भी तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसे दे रही थी, गवर्नमेंट भी तो नाबार्ड के थ्रू पैसे दे रही थी। क्या कर रहे थे? गवर्नमेंट भी इसमें सप्लायर। तो बेसिकली मनी के तीन सप्लायर हैं, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट, तीन सप्लायर हैं। ठीक है, चलिए, होपफुली ये था हमारे पास। ओके, एक और अच्छा कंसेप्ट आइए देखते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, MRS। बहुत सारे बच्चों को ये चीज समझ में है, समझते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है। अच्छा, आप लोगों के भी दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है क्या कि आरबीआई जब पैसे छाप सकता है तो क्यों ना नोट छाप छाप के देश को रईस रईस कर देता है, रिच कंट्री बना देता है, सब रईस हो जाएंगे, सबके पास पैसे ही पैसे होंगे। क्यों नहीं दे दिया है? प्लीज अगर आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा मत सोचिए, फुर्सत में समझाऊंगा आपको कि क्यों ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है? फिलहाल अभी समझते हैं, आरबीआई हमारे पास ऐसी बॉडी है जो कि नोट छाप सकती है। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही एक ऐसी बॉडी है जिसके पास पावर है नोट छापने की। ठीक है, अब नोट छापने के लिए उसको कुछ मेंटेन करना पड़ता है, जो मेंटेन करना पड़ता है उसी का नाम है क्या? MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कलर ले लो, चलो। MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आरबीआई को नोट छापने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फुलफिल करना पड़ता है। यानी अगर आरबीआई मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फुलफिल नहीं करेगा तो आरबीआई के पास से पैसे छापने की पावर, आरबीआई पैसे नहीं छाप, यानी आरबीआई को पैसे छापने से पहले मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फुलफिल करना पड़ता है। अब बात ये आता है क्या ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम? ठीक है, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? दैट की आरबीआई को 200 करोड़ रखना पड़ता है, 200 करोड़ रखना पड़ता है। ठीक है, 200 करोड़ रखना पड़ता है, जिसमें से 115 करोड़ मैंडेटरी है कि आपको गोल्ड के फॉर्म में ही रखना पड़ेगा। 200 करोड़ में से मैंडेटरी है कि 115 करोड़ आपको गोल्ड के फॉर्म में ही रखना पड़ेगा। आप पूछोगे सर गोल्ड क्यों? क्योंकि पैसे गिर सकते हैं। गोल्ड की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा रहती है। रुपीस का वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में हो सकता है ना हो, कल को ना हो, लेकिन गोल्ड की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में हम, इसी के लिए 115 करोड़ मिनिमम आपको गोल्ड में रखना ही पड़ेगा। और 85 करोड़ जो है वो आपको किसके फॉर्म में रखना पड़ेगा? आप रख सकते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म में। ठीक है, या फिर हो सकता है ये भी गोल्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 115 करोड़ रखना था, आप उससे ऊपर कितना भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 150 रखो, 200 रखो, लेकिन 115 से कम रखोगे तो नहीं छाप पाओगे नोट आप। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि 115 करोड़ गोल्ड के फॉर्म में, बाकी सब आपको क्या कर सकते हो, आप बाकी जो बच गया वो फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म में रख सकते हो, या तो गोल्ड या तो फॉरेन सिक्योरिटी। गोल्ड रख लिया तो वेल एंड गुड है, गोल्ड नहीं है तो फॉरेन सिक्योरिटी रख लो। ठीक है, समझ में आया? ये है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम आरबीआई मेंटेन करता है, तभी वो नोट को छाप पाता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? यानी आपको 200 करोड़ रखना पड़ता है, आरबीआई को नोट छापने से पहले 200 करोड़ रखने पड़ते हैं, जिसमें से 115 करोड़ मिनिमम गोल्ड के फॉर्म में होना चाहिए। अब जैसे ना मैंने अपने टेस्ट में एक बच्चे से पूछा था, उसमें ये क्वेश्चन था, मैंने बोला 125 करोड़ जो है वो गोल्ड है, 125 करोड़ गोल्ड है, और मान लेते हैं 75 करोड़ फॉरेन सिक्योरिटीज है, तो क्या ये सही है? आरबीआई के पास पावर है छापने की नोट? तो बच्चे ने, काफी बच्चों ने बोला नहीं। है ना, क्यों नहीं है? 115 से ज्यादा होना चाहिए, कितना भी हो सकता है। आप 199 भी रखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एक एक करोड़ ही फॉरेन सिक्योरिटी रखो तब भी सही है, बस 115 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज समझ में आया होगा, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आप देख रहे हो कैसे प्यार प्यार से हम एक एक कंसेप्ट को समझ रहे हैं। मैं लास्ट में रिवाइज भी करवाऊंगा सभी चीजों को, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सभी चीजों को बिल्कुल याद करवा दूंगा, बस आप थोड़ा पेशेंसफुली चीजों को समझने की कोशिश करो, इतनी ही रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं। ओके, हो गया हमारा मनी चैप्टर खत्म, तो आगे जाने वाले थे। चलिए, मनी चैप्टर हमारा खत्म हो गया, एक बार रिवाइज करेंगे मनी चैप्टर को। ठीक है, ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे मनी चैप्टर को, उसके बाद हम फिर एंड करेंगे सेशन को। चलिए, मनी चैप्टर में क्या क्या पढ़ा हमने? देखिए, मनी चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, हम स्टार्टिंग से चलते हैं। ठीक है,
बस आपको मेरे साथ दिमाग में रिकॉल करना है, ठीक है। मनी क्या था? मनी एक नोट है विच इज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी by which people of that country are legally bound to accept it as a medium of exchange। खत्म, ठीक है। फिर हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ मनी। क्या था? फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ा। इसके बाद हमने क्या क्या था, जल्दी जल्दी, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू या फिर मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड एंड डेफर पेमेंट। स्टोर ऑफ वैल्यू, किसी चीज को स्टोर कर सकते हैं लंबे समय तक, मेजर कर सकते हैं, पैसे को मेजरिंग टूल की तरह भी यूज होता है। 5 लाख की कार, ठीक है। डैड की कार मत बोलना, 5 लाख की कार, ठीक है। स्टैंडर्ड एंड डेफर पेमेंट, स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है? एक सम ऑफ अमाउंट, पर्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट को हम स्टैंडर्ड अमाउंट बोलते हैं। डेफर, डेफर वर्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज अकर इन फ्यूचर, इट मींस डेफर पेमेंट, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं। फिर हमने कहा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का ही दूसरा नाम सीसी इकोनॉमी है। सीसी इकोनॉमी मींस कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता था? जब एक चीज दूसरी चीज से एक्सचेंज होती थी, बीच में पैसा नहीं आता था, ठीक है। तो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक थे, ठीक है। ड्रॉबैक थे, क्या क्या ड्रॉबैक थे? पहला था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मींस दो ऐसे लोगों को ढूंढना। देखिए, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट ध्यान से समझना, ये एक्सप्लेन करने को आ सकता है। डबल कॉन्सिडेंस मतलब होता है दो ऐसे लोग जो दोनों के पास ऐसी चीजें हैं, दो लोग दोनों के पास ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे को चाहिए। पहला इंसिडेंट कि मेरे पास जो है वो उसको चाहिए, ये पहला कोइंसिडेंस है। दूसरा, जो दूसरा पर्सन है उसको ये वाली चीज चाहिए, तो ये दूसरा कॉन्सिडेंस है। इसी को डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, यानी एक दूसरे के पास जो है वो एक दूसरे को चाहिए, ठीक है, जो एक्सचेंज करने के लिए रेडी है, इसी के डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। उसके बाद आगे आ जाते हैं लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी कि इसका कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं था। यानी आप किसी चीज को, हर चीज को मेजर करने का सब अलग अलग तरीका होता, तो आप मेजर ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो एक कॉमन यूनिट दे दिया है कि आप चाहे कार हो, चाहे आप फोन लेने जाओ, चाहे आप बैग लेने जाओ, चाहे आप लैपटॉप लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, हर किसी को आप मनी के वैल्यू में मेजर कर सकते हो। जैसे 5 लाख का कार, 10,000 का फोन, 50,000 का लैपटॉप, ठीक है। तो मनी के वैल्यू, मनी से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट ऑफ फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट कर सकते हैं। फ्यूचर पेमेंट यानी कि बाद में अगर किसी को पेमेंट देना है तो हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। डिटेल में देखना है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। डिफिकल्ट एंड स्टोरेज, स्टोरेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्टोरेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी भी चीज को आप ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते हो, जबकि मनी को आप सालों साल तक स्टोर कर सकते हो, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि 2 साल रखेंगे तो 1,000 का नोट 2,000 का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितना था उतना ही रहेगा। राइस तो ऐसा है, अगर आप रखोगे 2 साल बाद खराब हो जाएगा वो, तो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। फेट मनी, फिड्यूसरी मनी, बोथ वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दोनों ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है। एक मिनट दीजिएगा बस। दोनों ही क्या करते हैं? फेट मनी और फिड्यूसरी मनी दोनों ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरफ वर्क करते हैं। बट फेट मनी क्या होती है? याद कीजिएगा, फेट, फेट मनी वो मनी है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरफ वर्क तो करता है, बट पीपल जो है लीगली बाउंड होते हैं टू एक्सेप्ट इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि ये लॉ के थ्रू बनाया जाता है, सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। जबकि फिड्यूसरी मनी क्या होता है? ये भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, जैसे कि चेक डेबिट का, चेक चेक हो गया, डीडी हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, ये सब क्या है? ये सब भी एक कागज का टुकड़ा है, पैसा भी एक कागज का टुकड़ा है। बट चेक और डीडी आप मना कर सकते हो, पैसा आप मना नहीं कर सकते हो। तो पैसा जो है फेट मनी हो गया और ये फिड्यूसरी मनी हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फुल बॉडेड मनी और क्रेडिट मनी। फुल बॉडेड मनी क्या होता है? भरा पूरा शरीर, यानी जितना मोटा दिख रहा है उतना ही मोटा, यानी जितना शरीर है उतना ही जान है, जितना उसमें, जितना उसका कमोडिटी, जितना उसको बनाने में लगा है उतनी ही उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है। बोलते हैं ना रेट टू रेट, यानी कि पहले क्या शर्त थी? जितना गोल्ड होता था उतना ही उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती थी, ज्यादा गोल्ड होता था तो ज्यादा मॉनेटरी वैल्यू होती थी। तो उसी को बोलते हैं फुल बॉडेड मनी, जहां पे कमोडिटी वैल्यू और मॉनेटरी वैल्यू इक्वल होती है। दूसरा आ जाते हैं हमारे पास क्रेडिट मनी, जहां पे कमोडिटी वैल्यू जो होती है वो बहुत कम होती है, जबकि मॉनेटरी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। कमोडिटी वैल्यू जैसे 2,000 का नोट जो है उसको बनाने में 1.5 रुपए लगते हैं, जबकि मॉनेटरी मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है? 2,000 है, ठीक है। 1.5 रुपए और 2,000 में देख लो कितना फर्क है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉनेटरी, जैसे फुल बॉडेड मनी, मॉनेटरी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू। क्रेडिट मनी, जहां पे मॉनेटरी वैल्यू, मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू, ठीक है, समझा चुका हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। सप्लायर ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है? पहले सप्लायर्स कौन कौन से होते हैं हम नीचे पढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल बैंक होता है और कमर्शियल बैंक, तीन हमारे सप्लायर्स होते हैं।
सप्लाई ऑफ मनी स्टॉक कंसेप्ट है, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कंट्री में कितने पैसे हैं इसी को मेजर करने को हम सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं। अब मेजर कैसे करते हैं? मेजर करने के लिए हमारे पास जो टूल है वो है M1। M1 इज इक्वल टू C प्लस डी डी प्लस ओडी। ठीक है, C प्लस डी डी प्लस ओडी। C इज करेंसी होल्ड बाय पब्लिक, डी डी मतलब डिमांड डिपॉजिट, होल्ड डिमांड डिपॉजिट विच इज इन द बैंक ऑफ बैंक कमर्शियल बैंक डिपॉजिटेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, जो कि लोगों ने अपना पैसा बैंक में रखा है। ओडी मतलब जो आरबीआई ने पैसे रख रखे हैं, गवर्नमेंट के रख रखे हैं, कमर्शियल बैंक के रख रखे हैं, फॉरेन के रख रखे हैं, वो सारा चीज ओडी में आ जाता है। ठीक है, डिटेल में समझना है, अगेन मैं बोलूंगा, फिर से वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, अगला मैं बात करते हैं टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट मतलब एफडी, टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट यानी कि करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ठीक है, फिर बात करते हैं सप्लायर्स में, देख लिया एमआरएस यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इन विच आरबीआई को अगर पैसे छापने हैं तो उसको एमआरएस यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम को मेंटेन करना पड़ता है, जिसके अंदर 200 करोड़ उसको रखने पड़ते हैं। इसमें से 115 करोड़ मैंडेटरी है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, और 85 करोड़ वो फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म में रख सकते हैं। मिनिमम है, ये ध्यान रखिएगा, ये मिनिमम है, 115 से कम नहीं हो सकता है, वरना आरबीआई पैसे नहीं छाप पाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अच्छा उसके बाद तो चैप्टर ही खत्म हो गया था हमारा। ठीक है, होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आज हमने पूरा ही मनी चैप्टर की किया है। अब हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यू करेंगे मोस्ट प्रोबेबली 40 एमसीक्यूज करेंगे हम इस चैप्टर से। मैं इतने सारे, इतनी तरह से एमसीक्यूज बनाने की कोशिश करूंगा, या फिर इतनी तरह से सीबीएसई के पैटर्न को समझ के एमसीक्यू लाने की कोशिश करूंगा, जो कि आपको एग्जाम में बहुत इजी कर जाएगा। और मैं फिर से बोलूंगा, मैं चाहे 40 लाऊं चाहे 100 लाऊं, याद मत करना, सिर्फ समझने की कोशिश करना। बहुत प्यार से आप चैप्टर्स को कंसेप्चुअली हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है सौरभ आर्या। एक बार फिर से आप सबको मेरा नमस्कार। अच्छे से तैयारी कीजिए, चीजों को अच्छे से समझिए, कंसेप्ट बिल्ड कीजिए, रटने के पीछे मत। जितना हो सके आप इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको इस चैनल मतलब इसका जो भी आज क्लास हुआ है इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल बहुत इजी है, नॉलेज नेशन ऑफिशियल डालोगे आपको इस लोगों के साथ मिल जाएगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए, आपको पीडीएफ मिलती रहेगी वहीं पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, होपफुली आप लोग ध्यान से बस जो भी, अच्छा एक होमवर्क देके जाता हूँ आपको, जो भी आज हमने पढ़ा है बस कोशिश कीजिएगा, एक कॉपी लीजिए, उसके अंदर जितनी भी चीजें हमने पढ़ा है उसको लिखने की कोशिश कीजिए बिना देखे। पहले वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, बुक को पढ़ लीजिए, उसके बाद बिना देखे चीजों को लिखिएगा, आप पूरा चैप्टर लिख पाओगे। और जिस दिन जब आप लिख पाओगे ना पूरा चैप्टर, जब आपको हर एक कंसेप्ट दिमाग में आपके चलेगा ना, फिर आपसे कंसेप्ट कोई नहीं छीनेगा, ना ही आपके मार्क्स कोई आपसे छीन। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।